रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा, और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़े साफ शफाफ लफ्जों में एक वेब पोर्टल से और एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बड़ी बेबाकी के साथ ये कहा कि क्या कर लेती है रिजर्वेशन वाले, क्या ये ओपन मेरिट वाले करते, थोड़ा शोर करते और उसके बाद क्या करते। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी बनाई, 3 मेंबर की कमेटी। उस कमेटी ने अपना काम शुरू किया और ठीक 10 जून को उस कमेटी का काम खत्म हो गया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंप दी गई कैबिनेट को। एक अखबार ने खबर लिखी और उस अखबार ने अपनी खबर में यह कहा कि कैबिनेट को ही कहा गया है कि आप इस रिपोर्ट को दोबारा से रिव्यू करें। दूसरे अखबार में खबर आई कि रिपोर्ट जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को भेजी गई है कि वो इसको एग्जामिन करे और एग्जामिन करने के बाद एक किसी नतीजे पर पहुंचे और नतीजा जो है वो कमेटी को बताएं। अब जाहिर सी बात है, ये दो बातें सामने अभी तक आई हैं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन है, क्या आप रिजर्वेशन को इतना कर दें जिससे ओपन मेरिट को नुकसान न पहुंचे, कहीं ये जम्मू और कश्मीर दो रीजनों को दो भागों में बांटने का आने वाले समय में काम तो नहीं करेगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के बीच में जो खींचतान है वो बढ़ेगी और उस खींचतान का नतीजा ये संभवतः ये निकल सकता है कि उसके नतीजे में वो जो रीजनल शोर एक वक्त जम्मू से उठा करता था, वो शोर हमको घाटी से अभी सुनाई देना शुरू हुआ है। और बड़ी बेबाकी के साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन ने कहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये जो 80% रिजर्वेशन है वो तो जम्मू रीजन को फायदा दे रही है, इस रिजर्वेशन का कोई फायदा कश्मीर रीजन को नहीं है और आप इसको रीजनल बुनियादों पर बांटिए। और जब आप इसको रीजनल बुनियादों पर बांटेंगे, वही एक तरीका है जिस तरीके से घाटी के बच्चों को इंसाफ मिल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जाद गनी लोग। सच भी यही है कि अगर रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात की जाए तो मेरे पास 3 एसओ हैं। मतलब मार्च 15 2024 का वो एसओ जिसके जरिए रिजर्वेशन जो है वो 50% को क्रॉस कर गई। एक एसओ है जनवरी 2018 का जिसमें रूल 15 को अमेंड किया गया और एक एसओ है साल 2000 अप्रैल 2020 का जिस एसओ में कुछ और तब्दीलियां की गई। अब आप समझिए इसको कि जनवरी 2018 में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी और इस एसओ को पीडीपी वाले अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके कह रहे हैं कि हमने रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया था। झूठ बोल रहे हैं। झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एमडी और एमएस की सीटों के लिए रूल 15 को अमेंड किया था, जबकि 3 रूल है। एक रूल 13 है, 4 है और उसके बाद 15 है, तो मतलब 3 रूल है। यानी पहला कानून जो है वो नौकरियों के लिए है कि नौकरियों में किसको कितनी % रिजर्वेशन हासिल होगी, तो वो पहला रूल है रिजर्वेशन का। और दूसरा कानून है रिजर्वेशन का कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितनी रिजर्वेशन होगी, वो दूसरा कानून है। और तीसरा कानून है कि एमडी और एमएस की सिलेक्शन के लिए किस क्राइटेरिया को, किस जाब्ते पर काम किया जाएगा। ये 3 कानून है। इन 3 कानूनों को समझने की जरूरत है। आइए सबसे पहले एसओ 176 जो साल 2024 में आया, जिसमें 8% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है, ST1 को 10% है, ST2 को 10% है, ओबीसी 8% है, एएलसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को 4% रिजर्वेशन है, आरबीई में 10% रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन को 6% है और जो डिसेबल है उन्हें 4% है। ये 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाती है। ये मार्च 15 2024 का एसओ है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में जहां तक एमडीएमएस का ताल्लुक है उसमें 57% के करीब करीब ओपन मेरिट था और 43% के करीब करीब रिजर्व कैटेगरीज को रिजर्वेशन हासिल थी। उसके बाद इसी एसओ की बात अगर मैं करूं साल 2018 में जब पीडीपी की सरकार थी तो उन्होंने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एमडी और एमएस के लिए उन्होंने ओपन मेरिट को 75% किया, एससी को 4% किया, ST1 को 5% किया, आरबीए को 10%, एएलसीआईबी को 2%, ओबीसी को 1%, डिफेंस की यानी आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों के लिए 2% रिजर्वेशन की और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1% रिजर्वेशन की। अब इसमें डिफेंस
पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तीनों को क्लब करके 2% रिजर्वेशन इनकी थी। लेकिन उसके बाद जब साल 2024 में उसको बदला गया, तो बदला ऐसे गया कि डिफेंस को 1% अलग से दिया गया, पीएम और जेकेपी को 1% दिया गया, स्पोर्ट्स कोटे को 1% और ईडब्ल्यूएस को 10%। अब इस सूरत में क्या मुमकिन है? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि 8% एससी को जो रिजर्वेशन है, इसका फायदा जम्मू रीजन को है। ST1 की मुकम्मल आबादी जो है वो राजौरी पुंछ में बेशतर आबादी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो घाटी में भी है, वादी में भी है। इसी तरीके से ST2 की अगर बात की जाए तो ये 10% रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर राजौरी पुंछ के लोगों के लिए, उसके अलावा पहाड़ी कबीला के कुछ लोग जो हैं वो करना, उड़ी, टंगधार और इन इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी इसका रिजर्वेशन का फायदा है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 4% था, इसको बढ़ाकर 8% किया गया। इस ओबीसी को पुराने तमाम एसओज में सोशल कास्ट कहा जाता था। एएलसी आईबी को 4% था, 4% ही रखा गया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। आरबीए 20% था, उसे घटाकर 10% किया गया, अब आरबीए 10% है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है और हॉरिजॉन्टल 10% है। तो कुल मिलाकर जब कानूनी बात अब करेंगे तो कानूनी बात यह है कि कानूनी तौर पर अभी भी रिजर्वेशन 50% है, क्योंकि 10% जो हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल को लेकर जब कानूनदानों से आप ये पूछते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ये वर्टिकल के साथ आती है, इसलिए इसका कोई असर जो है वो ओपन मेरिट के बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता। अब क्या मुमकिन है, क्या कहा होगा कमिटी ने? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये नहीं पता कि जो कमिटी की रिपोर्ट है उसकी क्या सिफारिशात है, पर मेरे कुछ अपना वो जो इसको कहते हैं ना मैथमेटिकल लॉजिक, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर मबनी है, वो अंडरस्टैंडिंग मेरी ये कहती है कि जो रिजर्वेशन के लिए 3 मेंबर कमिटी बनाई गई है, जिसमें सकीना इत्तू, जावेद राणा और सतीश शर्मा थे, वो कमिटी एएलसी आईबी के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की जाए ऐसी कोई सिफारिश करेगी, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसका सीधा नुकसान सतीश शर्मा को होगा, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एएलसी इंटरनेशनल बॉर्डर का फायदा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों को होता है। चलिए, अब ST1 ST2, ST1 में जावेद राणा है, और मान लीजिए कोई सिफारिश उन्होंने ये कर दी कि जब तक सेंसस नहीं होता, सेंसस के फिगर्स जब तक नहीं आते, तब तक कम से कम ST2 जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं, इनके रिजर्वेशन 4% ही रखी जाए, और जब इनका सेंसस होगा और हमें इनकी आबादी का टोटल तनासुब पता चलेगा, उसके बाद इनको जितना रिजर्वेशन बनता होगा उतना देंगे। लेकिन चूंकि इनका सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए सेंसस ना होने की वजह से यह रिजर्वेशन 10% जस्टिफाइड नहीं है, आप इसको 4 करें। ऐसी कोई सिफारिश अगर जावेद राणा के होते हुए इस कमिटी ने करी होगी तो जावेद राणा के लिए राजौरी पुंछ में जबरदस्त बवाल होगा, क्योंकि राजौरी पुंछ में पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं इस रिजर्वेशन को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हैं, और उनका यह है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम बवाल काटेंगे। उसके बाद अब एक और रिजर्वेशन है आरबीए। अब घाटी में बच्चे, आप देखिए खुलेआम बिल्कुल आपको सोशल मीडिया के ऊपर उनका लिखा हुआ मिलेगा कि जनाब हमको तो सिर्फ आरबीए का फायदा होता है। अब ये आरबीए भी अगर आपने हमसे छीन ली तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सिफारिश है कि शायद आरबीए की परसेंटेज कम की जाए। अब आरबीए को आप घटाते हैं तो उसका सीधा नुकसान जो है वो घाटी के बच्चों को होगा। तो क्या ये रिजर्वेशन की कमिटी कोई ऐसी सिफारिश करेगी जिस सिफारिश का नुकसान जो है वादी के बच्चों को हो? मुझे नहीं लगता। उसके बाद अब क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि आबादी की अगर इस कमिटी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने थोड़ा हौसला दिखाया, तो एक सिफारिश ये हो सकती है कि आप ST2 और ओबीसी इन दोनों की जो रिजर्वेशन परसेंटेज है उतनी ही रखिए जितनी थी, और जब नया सेंसस का डाटा हमारे पास आएगा, सेंसस रिपोर्ट आएगी, तो उसकी बुनियाद पर फिर हम उस वक्त इस रिजर्वेशन को दोबारा से रीलुक कर सकते हैं और इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये मुमकिन है। अब ये जो जितने में कंक्लूजन्स, वॉट एवर कंक्लूजन्स आई एम ड्रॉइंग, ये कंक्लूजन इस बुनियाद पर है कि हुकूमत क्या कर सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसका सियासी नुकसान जो है वो कितना भयंकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है। अब मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने लड्डू बांटे, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने ढोल नगाड़े जो है बीजेपी के दफ्तर के बाहर बजाए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी हुआ कि सबने कहा कि ये हमने करवाया, पहाड़ी कबीला के लोगों को जब ST मिला।
लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई और वोट पड़ा तो जो पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिला, उन सारी सीटों पर जो है जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजौरी पुंछ के इलाके से बहुत बड़ा वोट जो है वो मियां अल्ताफ को पड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपने पहाड़ी कबीला को रिजर्वेशन दिया, लेकिन पहाड़ी कबीला ने रिजर्वेशन लेने के बाद जब वोट डालने की बारी आई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफा की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफा कर, इसका मतलब ये नहीं बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी को वोट पड़ा, लेकिन मेजर चंक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले गई। और अब कोई भी आप कहानी कहें, सच्चाई तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, तो जो जिसकी जीत होती है वोट उसी का है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें तो मुमकिन नहीं है कि आप ST2 के साथ छेड़छाड़ करें, नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखिए, मैं नहीं जानता कि कमेटी के मेंबरान की सिफारिशात क्या हैं, मगर मेरा अपना जहन ये कहता है कि वादी के बच्चों को, चूंकि वहां पर कोई ये कहे कि कम्युनिटीज नहीं, ऐसा नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारी कास्ट हैं वादी की जो उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस में है। आरबीए का फायदा वादी के बच्चों को होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में वादी के बच्चों को जबरदस्त नुकसान होता है। इसलिए नुकसान होता है कि जैसे मैं वादी में था तो मैंने एक मजदूर के घर में खाना खाया और उनका घर 4 कमरे का था और मुझे लगता कोई 5-7-8 मरले के प्लॉट में उनका घर रहा होगा और पूरा अगर देख लूं 10 मरले का प्लॉट होगा उनका। अब सोचिए 7 मरले में जब आपका, या 3-4 मरले में, 5 मरले में आपका मकान है और आपकी इनकम जो है महीने की कुछ भी नहीं है। और घाटी के लोग ये भी आप जानते हैं कि जब उन्हें मकान बनाना होता है तो जो फाउंडेशन होता है जम्मू में, जम्मू का फाउंडेशन बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन घाटी में आपको फाउंडेशन बहुत रेज करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि घाटी में आबी इलाका है और बहुत परेशानियां हैं, उसके चलते उनको वो रेज करना पड़ता है। तो मतलब ये कि घाटी की जब आप बात करें तो घाटी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है कि वहां पर लोगों के पास मकान है, लेकिन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में, बाकी तमाम क्वालिफिकेशंस है, लेकिन जब आप फीता लगाते हैं तो उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। तो एक मुमकिन चीज तो ये थी कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया जो है उस क्राइटेरिया में थोड़ी सी तब्दीली लाते। पहली बात, उस क्राइटेरिया को इतना वाटर टाइट नहीं बनाते घाटी के लिए, खास तौर पर कि घाटी के बच्चों को उससे नुकसान होता है। और ये बात कोई नहीं कह रहा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप अमेंड करें, उसकी परसेंटेज बढ़ाएं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर का जो 4% है, इसमें आपको देखना यह होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अब कितनी आबादी है जो ST1 ST2 के बाहर है, कितने परसेंट आबादी है। उसका एक सर्वे जब तक आपके पास नहीं होगा आप ELC IB के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो जो इस कमेटी के मेंबर हैं सतीश शर्मा, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। और वैसे ही वो जानते हैं कि वो जम्मू संभाग से चुनाव जीते हैं और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं जहां पर उनका सीधा सीधा टक्कर उनकी जो है बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी तो उसको बहुत बड़ा बवाल इस पर काटेगी कि देखिए ना, अभी तो आपके रिजर्वेशन ले गए। तो उनके लिए ये चीज जरा मुश्किल होगी। ST2 का जहां तक ताल्लुक है, PSP का, जैसे मैंने आपको कहा, ये अपनी जगह भी तमाम ये पहाड़ी कबीला के लीडर जो है वो भी अपनी जगह इस बात को मानते हैं, इकरार करते हैं इस बात का कि सेंसस होगा तो वो कहते हैं परसेंटेज हमारी रिजर्वेशन की बढ़ेगी, बट दैट इज टू बी सीन जब सेंसस होगा। लेकिन अभी जो ST2 है, इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, एवरीबॉडी नोस, एक सियासी फैसला था, किया गया। और इसके पीछे पहाड़ी कबीला के लीडरों ने मेहनतें जबरदस्त की, उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे और बार बार उन्होंने ये कहा कि जब गुजर बकरवाल कबीला को मिल रहा था तब हमको मिलना था, लेकिन हमारी जगह इनको दिया गया। तो वो कहते हैं कि इनको भी जो मिला तब एक सियासत थी इसके पीछे, और हमको जो मिला हमने अपनी कोशिशों काविशों से ये ले लिया। तो अब ST2 के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, ये भी आपके लिए मुमकिन नहीं। तो और अब इन तमाम रिजर्वेशन का फायदे की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका मेजॉरिटी फायदा जम्मू रीजन को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई मैथ नहीं, उसमें कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कश्मीर घाटी के लीडरों की जब आप बातें सुनते हैं तो वो जो ये बात कहते हैं कि नहीं जनाब आप ओपन मेरिट में आइए तो देखिए फिर 80% बच्चे कश्मीर से सिलेक्ट होंगे, दैट इज नॉट द केस। काबिलियत किसी एक रीजन में है या ग्रे मैटर किसी एक रीजन में है, ये अकलमंदाना रविश नहीं। ग्रे मैटर पूरे जम्मू कश्मीर में है। और अब जो ये इतना वाटर टाइट हुई हैं सारी चीजें, वो इसलिए हुई हैं कि कल तक डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के बच्चे जो हैं कंपटीशन में आते थे लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाते थे। राजौरी पुंछ के बच्चे कंपटीशन में आते थे, सर्वाइव नहीं कर पाते थे।
लेकिन अब जब राजौरी पुंछ से सिविल सर्विसेज आईएएस अफसर बनने शुरू हुए हैं तो लोगों ने उस तरफ भी देखना शुरू कर दिया है कि हाँ ठीक है, राजौरी पुंछ से भी अब बच्चे आने शुरू हो गए। सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, यहां के बच्चे, खासतौर पर जम्मू की बात अगर की जाए, या तो वो इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे या वो कारोबार की तरफ जाते थे, अब वो सिविल सर्विसेज का ख्वाब देख रहे हैं। तो मतलब आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। और अगर इसको आपने और जांचना और परखना है तो आप सिविल सर्विस की जो लिस्ट हर साल अब यूपीएससी से आती है, आप उस लिस्ट में देखें, आपको अच्छा खासा नंबर अब जम्मू संभाग के बच्चों का मिलेगा, और इसी तरीके से कश्मीर संभाग से भी बच्चे आपको मिलेंगे। सो लेट अस नॉट स्टार्ट सेइंग कि नहीं जनाब अगर ओपन मेरिट हो गया तो उसका फायदा सिर्फ कश्मीर रीजन को होगा, नहीं। अब रास्ता कहां की तरफ जाता है? देखिए, ये इसी तरीके से खींचतान चलती रहेगी। सियासी जमातों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कोई फैसला कर सकें जिससे वो किसी पार्टी को, जिससे वो किसी सेक्शन को, किसी कास्ट को, किसी ट्राइब को नाराज कर सके, नहीं कर सकते। और अगर वो नाराज करेंगे दैट विल बी एट देयर ओन पेरिल, क्योंकि वो जानते हैं बीडीसी, डीडीसी और पंचायत के चुनाव होने, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने हैं, तो उस पर भी उनकी नजर रहेगी। अब उमर अब्दुल्ला के लिए बेस्ट केस सिनारियो ये है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाए, और स्टेटहुड मिलने के बाद ताकतें चूंकि उनके पास आएंगी तो फिर इस रिजर्वेशन को लेकर वो एक फैसला ले सकते हैं कि चलिए इसको दोबारा से रीजन्स में बांट देते हैं। और चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर और डिविजनल कैडर की पोस्टें हुआ करती थी, जिसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं तो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए आप भी अप्लाई करेंगे। रीजनल कैडर का जहां तक डिविजनल कैडर का ताल्लुक था तो जम्मू डिवीजन में जम्मू डिवीजन के बच्चे अप्लाई करते थे, कश्मीर डिवीजन में कश्मीर डिवीजन के बच्चे अप्लाई करते थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप बच्चों से अलग अलग इम्तिहानों में बैठने का हक इस बुनियाद पर नहीं छीन सकते कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट के या किसी डिवीजन के रहने वाले नहीं है। आपको देखना होगा और आपको इंश्योर करना होगा कि सबको इम्तिहान में बैठने का मौका मिले। उसके चलते जम्मू कश्मीर का जो रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कानून था उसके अंदर तब्दीली लाई गई, डिविजनल कैडर खत्म किया गया, डिस्ट्रिक्ट कैडर खत्म किया गया, और कह दिया गया भाई तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों को इजाजत है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। यह किया गया। उसका नतीजा है कि यह बवाल आज है। अब वो ये ना सोचे कि ये बवाल रिजर्वेशन की वजह से, ये बवाल इसलिए है क्योंकि आपने डिविजनल लेवल पर रिजर्वेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजर्वेशन जो है उसके कानून को तब्दील किया। अब कठुआ का बच्चा जो है वो डोडा के लिए अप्लाई कर रहा है, डोडा का बच्चा रामबन में जा रहा है, रामबन का बारामुल्ला में, और बारामुल्ला का बच्चा जो है वो कठुआ में आ रहा है। इससे पहले यह था कि आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर था, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए डोडा डिस्ट्रिक्ट की पोस्टों के लिए डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अप्लाई करते, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पोस्टों के लिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अप्लाई करते, और इसी तरीके से बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बारामुल्ला के लिए अप्लाई करते। तो जो लिस्ट निकलती उसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टों के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें होती वहां पर उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लगते थे। इसी तरीके से डिविजनल कैडर था, मतलब आप कश्मीर डिवीजन के हैं तो सारी पोस्टें जो कश्मीर डिवीजन की हैं उसके लिए जम्मू डिवीजन के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, और जम्मू डिवीजन की पोस्टों के लिए कश्मीर डिवीजन के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा था स्टेट कैडर, यानी ये वो पोस्टें थी जिनके लिए दोनों रीजनों के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। अब चूंकि जो सिलेक्शन हुआ करती थी वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की ज्यादा हुआ करती थी, तो नजर डोडा के बच्चे डोडा के लिस्टों में नजर आते थे, जम्मू के लिस्टों में, सांबा के लिस्टों में, कठुआ के लिस्टों में। तो अब वो कानून चूंकि खत्म हो चुका है, उस कानून के खत्म होने के कारण ये सारा रिजर्वेशन का बवाल जो है वो कट रहा है। अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि आप दोबारा से रिजुविनेट करें, जिंदा करें डिस्ट्रिक्ट कैडर को, डिवीजन कैडर को। जो ही आपने डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर दोबारा से जिंदा कर दिया, 90% आपके रिजर्वेशन का बवाल जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? जब अनंतनाग की पोस्टों के लिए सिर्फ अनंतनाग के बच्चे अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां बवाल कटना बंद हो जाएगा। नहीं, वहां आप एससी एसटी देखेंगे ना परसेंटेज कितनी, उसके हिसाब से वहां पर आप रिक्रूटमेंट करेंगे, तो फिर वो खानों में रिजर्वेशन भी बढ़ जाती। लेकिन जिस तरीके से दोनों रीजनों के नेता इस रिजर्वेशन को लेकर बवाल काट रहे हैं, जिस तरीके का शोर सुनाई दे रहा है, उससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बातें जो हैं वो जम्मू और कश्मीर, दो सूबों को दो भागों में बांट दिया जाए, उस तरफ चीजें जाने लगी हैं। हालांकि ये अच्छा नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए,
ये जम्मू कश्मीर के लिए कुलियतन अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है इस रीजन की। मगर वक्त और हालात जब आपको मजबूर करते हैं तो आप वो फैसले ले लेते हैं जो फैसले आप लेना नहीं चाहते। फिलहाल उमर अब्दुल्ला बेस्ट केस सिनारियो का इंतजार कर रहे हैं कि स्टेटहुड मिल जाएगी मुझे, और स्टेटहुड मिलने के बाद हो सकता है वो इसी पर काम करे। जैसे मैंने आपको कहा, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जरूरी है एमडीएमएस के लिए, बिल्कुल जरूरी है। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन नौकरियों के लिए ये रैशनलाइजेशन इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर को दोबारा से रिजुविनेट करते हैं तो आपका ये जो किस्सा, ये जो शोर, ये जो हंगामा है, ये खत्म हो जाएगा। बाकी लीडरों से गुजारिश, किसी रीजन की कॉम्पिटेंस और किसी रीजन की काबिलियत इस बिना पर नापना और नापे और तोले ना कि किस रीजन में कितना ग्रे मैटर है। काबिल तमाम लोग हैं, जम्मू रीजन में भी काबिल बच्चे हैं, कश्मीर रीजन में भी काबिल बच्चे हैं। अभी मैं आज देख रहा था कि कश्मीर के एक घाटी के पत्रकार को बीबीसी की एक फिल्म के लिए जो है कोई अवार्ड मिला है। जम्मू संभाग से भी बड़े अवार्ड मिले, बड़े रिवॉर्ड मिले। हम भी देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के बच्चे बहुत बेहतरीन जगहों पर, दुनिया में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल वर्क। बट द ओनली डिफरेंस इज कि कश्मीर का डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में है और ट्विटर पर, माफ कीजिए एक्स पर, सोशल मीडिया पर कश्मीर के बच्चे, वहां के नौजवान, वहां के लीडर बहुत एक्टिव हैं। इस वजह से शोर ज्यादा सुनाई देता है। जम्मू रीजन में चूंकि इतनी एक्टिविटी आपको ट्विटर और बाकी सब जगहों पर नहीं मिलती, इसलिए आपको सोशल मीडिया के जरिए लगता है कि कुछ खास वहां पे हो नहीं रहा। तो इसलिए लेट अस नॉट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड लेट अस नॉट स्टार्ट एनालाइजिंग एंड लेट अस नॉट स्टार्ट डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग intellect and wisdom, ठीक है, on the basis of how many people are making it to UPSC and how many people are making it to Jammu and Kashmir Public Service Commission. तो मैं मानता हूं ये कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जरूरत तो है पर सियासतदान कर नहीं पाएंगे। और अगर किसी भी परसेंटेज के साथ, किसी भी ट्राइब के साथ, किसी भी कास्ट के साथ, किसी भी वर्ग के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बवाल बनेगा साल 2025 का। इसका एक ही वे आउट है कि या तो सारी रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बुनियाद पर हो, या तो रीजनल बेसिस पर आप जम्मू और कश्मीर में इंस्टीट्यूशंस कायम करें ताकि जम्मू की सिलेक्शन अलग हो, कश्मीर की सिलेक्शन अलग हो, या आप दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन के कानून पर वापस चले जाएं और डिविजनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कैडर को रिवाइव करें। जब आप डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और स्टेट कैडर को रिवाइव करेंगे, ठीक 6 महीने के बाद स्ट्रेट लाइन पर अगर अल्लाह ने मौका दिया, और तब तक वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला ने मौका दिया और आपके साथ स्ट्रेट लाइन पर ही बात हुई, किसी और प्लेटफॉर्म पर बात नहीं हुई, तो मैं डेफिनेटली उस वक्त 6 महीने बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए ये बवाल जो आप इतना काट रहे थे, ये बवाल जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, आप जम्मू रीजन की को अगर रिजर्वेशन का फायदा हो रहा है, जम्मू रीजन को अगर उससे नौकरियां मिल रही हैं, तो आप सोचेंगे कि आप इस रिजर्वेशन को हिलाएंगे तो जम्मू रीजन के नेता या जम्मू रीजन की जनता और जम्मू रीजन का जो जम्मू रीजन के जो समाज सेवी संगठन है, जम्मू रीजन के जो धार्मिक संगठन है, वो खामोश रहेंगे? ऐसा नहीं होगा, बड़ा बवाल कटेगा और फिर वही हालात वैसे के वैसे हो जाएंगे। सो आई थिंक सैनिटी शुड प्रिवेल। आई एम श्योर कि जो इस वक्त लीडरान है दोनों तरफ के, वो इस वीडियो को भी अगर ध्यान से सुने तो हो सकता है उनको लगेगा कि कोई रास्ता, ये एक रास्ता, दैट्स द बेस्ट वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और उमर अब्दुल्ला के लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि स्टेट मिल जाए, क्योंकि इस कानून में तरमीम के लिए भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है, इस कानून के अंदर अमेंडमेंट के लिए आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है। तो इतना आसान रास्ता उमर अब्दुल्ला के लिए नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट रोड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोड। कोई भी लीडर, मान लीजिए कल आप सज्जाद गनी लोन को चीफ मिनिस्टर बनाइए जम्मू कश्मीर को, कहिए कहिए करिए आप रैशनलाइज, नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट इजी फॉर हिम। मतलब आपको लगता है दस्तखत कर दिया और हो गया और बस एक रीजन पूरा सोया रहेगा, दैट डज नॉट हैपन। और ये कैलकुलेशंस उमर अब्दुल्ला के जहन में है, उन्हें पता है कि रीजनल लेवल पर अगर इस तरह के हालात बने तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो रैशनलाइजेशन रिजर्वेशन को लेकर मैंने तफसीली आपको बात बता दी है
कि साल 2018 में पीडीपी ने जो क्लेम किया था वो सिर्फ एमडीएमएस के लिए था, और साल 2020 में दोबारा से इसको रिवाइज किया गया, और साल 2024 में जब दोबारा से इसको रिवाइज किया गया तो क्या हुआ। तो कश्मीर रीजन के लिए बेस्ट केस सिनारियो यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कैडर को दोबारा से रिवाइव करें और स्टेट कैडर को दोबारा से रिवाइव करें, और दैट इज द बेस्ट वे आउट। और उसमें आपको फिर रिजर्वेशन के साथ भी ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट करने लगेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन के कानून में आपने सिर्फ एससी को मौका दिया था कि भाई आप वैली की में जहां पर भी एससी के लिए रिजर्वेशन बनती होगी, हालांकि कानूनी तौर पर किसी ने उसको अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ और कहती, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोर्ट में जाएंगे वो ये तो पूछेंगे कि आबादी कहां है यहां पर। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो वही है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर मैं दोबारा से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को रिव्यू करना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के क्राइटेरिया को, वाटर टाइट बनाना चाहिए इस क्राइटेरिया को, और जहां तक घाटी का ताल्लुक है वहां की इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, वहां के लोगों के रहन सहन को और वहां के लोगों के जो घर वो बनाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया के अंदर जो मुमकिन बदलाव है वो जरूर किए जाने चाहिए, ताकि कश्मीर डिवीजन के बच्चों को जो ईडब्ल्यूएस में नुकसान हो रहा है वो ईडब्ल्यूएस में नुकसान उनको ना हो। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर बेस्ट केस सिनारियो वही है कि आप वो करें जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यू नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो यही है कि आप इस कैडर को रिवाइव करें। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि आप किसी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर पाएंगे, वो आपका ख्वाब है, और वो अगर ख्वाब कहीं शर्मिंदा ताबीर हो गया तो जो लीडर इस कमिटी के मेंबर थे उनके लिए बहुत मुसीबत बन होने वाली है।